एक सवाल सिद्ध करें कि अनुरूट 3 एक अपरिमेय संख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2009, 2012 और 2014 में अभी तक आ चुका है। 3 नंबर का सवाल ये आया हुआ है। अगर रूट तीन को एक अपरिमेय संख्या अगर हमने सिद्ध करना है तो हम इसके लिए विरोधोक्ति मेथड का उपयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम उल्टा मानेंगे। रूट 3 को अगर एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम रूट 3 को एक परिमेय संख्या मानेंगे और फिर बाद में हम गलत साबित कर देंगे अपने मानने को। तो इससे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे उल्टा मारेंगे। हम यहाँ पे मानेंगे कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के अनुसार अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो उसको हम लिख सकते हैं बराबर P/Q के रूप में। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। P तथा Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक होते हैं। परस्पर अभाज्य पूर्णांक को हम सहअभाज्य पूर्णांक भी कह सकते हैं। अब हम अपने कथन को जो गलत साबित करेंगे वो इसके बेस पे करेंगे। सहअभाज्य का मतलब हमने ये माना है अभी कि P और Q में केवल एक का भाग जाता है, और अभाज्य संख्या के रूप में बात करें तो P और Q में किसी कॉमन अभाज्य संख्या का भाग अभी नहीं जाता है, केवल 1 का भाग जाता है। बस केवल 1 तो अभाज्य संख्या है नहीं वैसे। तो इसी को हमने ध्यान में रख के आगे चलना है। कॉमा के बाद वाला हिस्सा बस केवल इतने हिस्से की जानकारी देता है, तो उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। इसका यूज होगा लेकिन बाद में होगा। अब इसके आगे के स्टेप में क्या होता है कि हमने दोनों पक्षों का इसमें वर्ग करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3 बराबर P²/Q²। इस Q² को यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 3Q² बराबर P²। इसको मान लेंगे 1। समीकरण नंबर ये 1 है। अब हम ये जो समीकरण नंबर 1 आई हुई है, थोड़ी देर के लिए हम इसका RHS नहीं देखते हैं, केवल हम इसके LHS को देखते हैं। अब अगर इसके LHS को अगर हम गौर से देखें तो 3Q² यहाँ पे आ रहा है। तो 3Q² के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड इसके होते हैं 3 गुणा Q गुणा Q। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसके गुणनखंड में 3 आ रहा है। अगर मैं इसको नॉर्मल सी बात है ऐसे भी कह सकता हूं, मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 का भाग यहाँ पे ये जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3Q² 3 से विभाज्य है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि 3Q² का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। अभी हमने केवल LHS का यूज किया है, अभी RHS को नहीं लिया। अब हम RHS का भी यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि 3Q² का मान समीकरण नंबर 1 के हिसाब से तो P² है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3Q² की जगह रख देंगे P² रख देंगे। तो ये कथन बन जाएगा P² का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी है, उस प्रमेय के हिसाब से क्या है मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूं। यदि P² का एक गुणनखंड R है तो P का भी एक गुणनखंड R होगा। अब इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल से बता देता हूं। तो अगर यहाँ पे हम P की जगह पे बार ले लें तो बार का एक अभाज्य गुणनखंड R की जगह पे हम ले लेते हैं 3 है, तो P यानी कि बार का भी एक अभाज्य गुणनखंड 3 होगा। ये प्रमेय कहती है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। बार का स्क्वायर यानी कि होता है 144, उसमें 3 से भाग जाता है, तो सीधी सी बात है बार के स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो बार में भी 3 का भाग जाता है, तो सीधी सी बात है बार का भी एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। तो अभी तो ये मैंने अंकों की बात की थी, P की जगह पे मैंने 12 लिया, R की जगह पे 3 लिया, तो बिल्कुल सेटिस्फाई बैठा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सेटिस्फाई बैठेगा। इसका प्रूफ हमारे 10 में कोर्स में नहीं है, लेकिन किताब में क्वेश्चन दिया गया। अगर इसके बारे में आपने जानना है तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ से हमारे पास अभी हम प्रमेय की मदद से क्या हो गया, देखो अभी हमने पढ़ा था P² का एक अभाज्य गुणनखंड अगर 3 है तो सीधी सी बात है P का भी एक अभाज्य गुणनखंड 3 होगा।
ये प्रमेय से हुआ। अब ये प्रमेय आप वहां पे लिख सकते हैं, इस प्रमेय का जिक्र यहाँ पे ब्रैकेट में कि पी स्क्वायर का अगर एक अभाज्य गुणनखंड आर है तो पी का भी एक अभाज्य गुणनखंड आर होता है। अब इसके बाद अगर पी का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है तो इसका मतलब जब हम पी को तोड़ रहे होंगे तो उसमें 3 जरूर आ रहा होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं अलग से फिर ले लेता हूं यहाँ पे। अगर जैसे ये बार है, अभी हमने ऊपर कहा था कि बार का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो अगर मैं बार को तोड़ता हूं तो 3 इंटू 2 आ रहा है, यानी कि 3 तो अलग से आया ही, ये हिस्सा अलग से और आया। अब चूंकि ये संख्या तो 12 तो बिल्कुल क्लियर है, 12 तो बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए मैंने इसको 3 गुणा 4 में लिख सकता था। अब लेकिन यहाँ पे तो p पता नहीं कौन सी पूर्णांक संख्या, तो इसके बारे में क्लियरिटी है नहीं, तो लेकिन इसके गुणनखंड में 3 तो आएगा ही, साथ में कोई और डिजिट आनी है। जैसे कि यहाँ पे 12 को हमने लिखा था 3 इंटू 4 लिखा था, एक अलग डिजिट यहाँ पे आई हुई थी। तो ऐसे ही यहाँ पे p को तोड़ने पे क्या आएगा, 3 इंटू एक अदर डिजिट आएगी जो कि पूर्णांक होगी। उस डिजिट को मैं यहाँ पे सवाल में मान लेता हूं k और जानकारी दे दूंगा कि जहां k एक पूर्णांक है। अब चूंकि मुझे k के बारे में पूरी जानकारी है नहीं, तो इसलिए हमने k के टर्म्स में ही इसको दे दिया गया है। तो यहां से हमें मिल जाएगा p बराबर 3 की। अब हम इस मान को रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पे हम ध्यान देंगे, ये जो p का एक अभाज्य गुणनखंड 3 आया, इसको हम 2 मान लेंगे, कथन 2 हो गया है। इसके अनुसार क्या हो गया कि अभी हमने ऊपर हमने जब माना था तो हमने पढ़ा था कि p और q में कोई भी कॉमन अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पे दिखाया कि p का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। अब जब हम p को ऐसे करके माना, अब हम p का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से दिखाएंगे कि q का भी एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। अभी तक केवल क्या हुआ है कि p का एक अभाज्य गुणनखंड 3 आया है, और जैसे ही q का अभाज्य गुणनखंड 3 आ जाएगा तो दोनों का, p और q दोनों का अभाज्य गुणनखंड 3 हो जाएगा, जो कि हमने जो माना है उसका उल्टा होगा। इस वजह से जो हमारी परिकल्पना है वो गलत हो जाएगी। तो उसको मैं यहां पे कर लेता हूं। ये नीचे का स्टेप जो है केवल ये रफ कार्य है, केवल समझने के लिए था। अब जब हम p का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो मैं यहां पे रखता हूं 3q² ऐसे रहेगा, इक्वल टू p की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं 3k का होल स्क्वायर, 3k² ऐसे रहा। अब इसको 3 का स्क्वायर ऐसे तो 9 होता है, लेकिन मैं 3 इंटू 3 के ही रूप में लिखता हूँ, और के स्क्वायर को k स्क्वायर लिख देता हूँ। 3 इंटू 3 के रूप में लिखने का मतलब ये था कि एक 3 यहाँ से कट जाता। अब इसको मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, 3 के स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा q²। इसको मैं मान लूंगा समीकरण नंबर 3। अब जो है, अगर हम समीकरण नंबर 1 और 3 को देखते हैं तो सेम वही चीज आ गई है, थोड़ा सा अंतर हो रखा है। यहाँ पे 3q² है तो वहां पे 3k² है, यहाँ पे p² आ रहा है तो वहां पे q² है। तो जैसा इसके बाद हमने 3 लाइनें लिखी थी, ये और ये, वहां पे भी वैसी 3 लाइनें लिखेंगे हम। अब हम पहले इस जो समीकरण नंबर 3 आ रखी है, इसके हम LHS को देखेंगे। इसके LHS में अगर हम देखते हैं तो 3 आया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि इसमें जो है 3 का भाग जाएगा। अब अगर इसमें 3 का भाग जाएगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 भी होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा। तो अतः हम लिखेंगे, अतः 3k² का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। अब लेकिन समीकरण नंबर 3 पे जो है 3k² का मान हमने q² हमें वहां पे दिया हुआ है, तो हम इस हिस्से की जगह पे रख देंगे इसके बराबर के बाद वाला हिस्सा, यानी कि हो जाएगा q² का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। बाकी की लाइन में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। फिर हम इसी प्रमेय में आ जाएंगे जो वहां पे हमने अप्लाई की थी। यहाँ पे था p² का अगर एक अभाज्य गुणनखंड r है तो p का भी एक अभाज्य गुणनखंड r होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा q का भी एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। इसको हम मान लेंगे 4। ये और ये कथन है, ये और ये समीकरण है। इनको मैं नंबरिंग 1 2 3 4 जरूर दे रखा है। जिसमें बराबर का निशान है वो समीकरण है, जिसमें बराबर का निशान नहीं है वो कथन है। तो ये जो नंबर 2 और नंबर 4 है कथन है। अब अगर मैं नंबर 2 और नंबर 4 को देखता हूं तो नंबर 2 पे आया हुआ है कि p का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है, और 4 पे देखता हूं तो आया हुआ है कि q का भी एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। तो अगर मैं इसको मिक्सअप करके लिख दूं तो कथन
2 तथा 4 से हो जाएगा P तथा Q दोनों का अभाज्य गुणनखंड 3 है। अब हम ऊपर देखें तो हमने वहां पे माना है कि P तथा Q तो सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब कि इन दोनों में कोई भी अभाज्य संख्या जो है कॉमन नहीं होगी। तो एक बार इस लाइन को भी हम यहाँ पे हम लिख देंगे, परंतु हमारी कल्पना के अनुसार P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने कहा कि P और Q दोनों का अभाज्य गुणनखंड 3 है, यानी कि इन दो P और Q दोनों में ही 3 का भाग जाएगा। और यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं, हमने कल्पना में माना था कि P और Q में किसी का भाग जाना नहीं है। ये तो एक बार हम उल्टा भी कह रहे हैं, उल्टा भी कह रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा हो क्यों रहा है? फिर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने माना है वो गलत माना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, यानी कि जो हमने माना था वो गलत है। हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा हो जाएगा अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस मेथड से हर वह संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध होगी जिसके अंडर के बाहर केवल 1 है। अगर अंडर के बाहर 1 के अलावा कोई और संख्या है तो फिर इस मेथड से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जगह पे वो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे कहीं जब हम समीकरण नंबर 1 बनाते हैं उसके बाद कहीं पे गड़बड़ हो जाता है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आता हूँ एक नए सवाल की, जो कि एग्जाम में ये भी आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, जिसकी √2 है। √2 के बाहर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 हम मान सकते हैं। तो अगर इस सवाल पे √2 पूछ दे कि सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। देखो थोड़ा सा बदलाव होना है, यहाँ पे √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। यहाँ पे हम मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। Q डज नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर। यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 आएगा, बराबर के बाद P²/Q² आएगा। अब जब मैं इसको शिफ्टिंग करूंगा यहाँ पे, यानी कि पक्षांतर करूंगा, तो 2Q² बराबर P² आएगा। अब 2Q² में 2 आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2Q² का एक अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। 2 आ रहा है तो 2 से भाग जाएगा, इसलिए गुणनखंड भी 2 होना है। फिर हम 2Q² की जगह वैल्यू रख देंगे, तो P² का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। अब फिर प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, P का भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। अब अभाज्य गुणनखंड अगर P का 2 है, तो जब P को तोड़ूंगा तो 2 तो आएगा ही, और एक अदर संख्या आएगी, जहां जो अदर संख्या यहाँ पे पूर्णांक होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो P बराबर 2 किया जाएगा। अब P का मान दोबारा से हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2Q² इक्वल टू, P की जगह पे वैल्यू रख रहा हूँ मैं 2K का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2Q² इक्वल टू 2 × 2 इंटू K²। इससे ये डिवाइड होगा, तो यहाँ से और इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2K² इक्वल टू Q²। ये फिर ऐसा आ रहा है, तो यहाँ से फिर वही बनेगा, चूंकि इसमें 2 आ रहा है तो इसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। अब 2K² की जगह हम वैल्यू रखेंगे, तो Q² का एक अभाज्य गुणनखंड 2 आएगा, तो इसलिए प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, Q का भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। कथन 2 तथा 4 से अगर हम देखते हैं तो P तथा Q दोनों का अभाज्य गुणनखंड 2 होगा, परंतु हमारी कल्पना के अनुसार P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ऐसा हमारी कल्पना के गलत होने की वजह से हो रहा है। यहाँ पे एक लाइन हम बढ़ा सकते हैं कि यह परस्पर विरोधाभास है इससे पहले। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। 1.3 में एक सवाल है, 1/√2 है। अब चूंकि इसके अंडरूट के अंदर 2 है और अगर हम बाहर देखें तो केवल 1 है, तो इस सवाल को भी इसी मेथड से बनाया जा सकता है। तो देखिए कहाँ कहाँ पे अंतर आएगा। 1/√2 इक्वल टू P/Q। जब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये बाद में 1/2 बनेगा। और जब इसको हम यहाँ पे बजुड़ा करेंगे तो 2P² बराबर Q² होगा। थोड़ा ध्यान देना, इस बार थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो रहा है।
और इसके बाद फिर वही है, अब चूंकि यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2q² ना होकर 2p² आ जाएगा। और p² का एक अब यहाँ पे इसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 पे इसकी वैल्यू q² दे रखी है, तो प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, q² का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है तो q का भी एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो इस बार जब हम q को तोड़ेंगे तो तब 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे p ना होके q आएगा, तो q बराबर हम लिख देंगे 2k। तो q का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। यहाँ पे जब हम रखेंगे तो इस बार LHS हमारा जो है सेम टू सेम रहेगा, यानी कि 2p², और RHS हमारा हो जाएगा q की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 2k का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2p² इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू k²। एक 2 से कट जाएगा, इसको उल्टा करके लिख देंगे 2k² इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से p²। इसको हम मान लेंगे 3, यानी कि ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। अब हम इसको देखेंगे, इसमें 2 आ रहा है तो हम लिखेंगे कि 2k² का एक अभाज्य गुणनखंड 2 है। 2k² की जगह वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे p² हो जाएगा, और प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ p हो जाएगा। कथन 2 तथा 4 को हम देखेंगे तो यहाँ पे q का एक अभाज्य गुणनखंड 2 आया और वहाँ पे p का एक अभाज्य गुणनखंड 2 आया, तो मिक्सअप होके बात एक ही आनी है। p तथा q दोनों का अभाज्य गुणनखंड 2 है, परंतु हमने शुरुआत में माना था कि p तथा q अभाज्य पूर्णांक है, तो अतः हमारी कल्पना गलत हो जाएगी। यहाँ पे हम एक लाइन और बढ़ा लेंगे, इससे पहले में हम भूल गए थे, यह परस्पर विरोधाभास है। अब यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने माना है वो गलत मान दिया है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अब हमने कल्पना क्या की थी, हमने कल्पना की थी कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत हो जाएगी। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी इस वीडियो में हमने देखा ऐसी संख्याएं जिनके अंडररूट के अंदर कोई संख्या थी और बाहर 1 था, तो इनकी मेथड सबकी एक टाइप की थी। मैंने इस वीडियो में सभी के लगभग एग्जाम्पल दे दिए, तो कोई भी संख्या √2, √5, √7 सभी को आप इसी तरीके से कर सकते हैं, सेम तरीका होगा। अब दूसरा तरीका ऐसा होता है जिसमें अंडररूट के अंदर कोई संख्या हो लेकिन बाहर 1 के अलावा कोई और संख्या हो, जैसे कि 5√2, 7√2, 5√2। तो ऐसी जो संख्याएं हैं इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अब वो तरीका जो है उसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और हम वहाँ पे देखेंगे कि ये तरीका वहाँ पे क्यों फेल हो जाता है और उनको कैसे बनाएंगे। तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को देखिए।